हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज आज का टॉपिक है मेरा मॉडल मॉडल सेट मॉडल सेट 2023-24 जो कि 24-25 के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो कि क्लास 9 के लिए है। और आप लोग सभी को पता होगा कि क्लास 9 का जो डेट आ चुका है वो 29 जनवरी को है। तो आप लोग कैसे अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आज हिंदी का एक सेट लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए फटाफट बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि कुछ निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसमें क्या है, 40 क्वेश्चन है और जिसमें से आपको उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स है। ठीक है, लेकिन ये जो पहले का सेट है इसीलिए इसमें 1 अंक दिखाया जा रहा है। इसलिए इसको छोड़ते हुए हम लोग इसी टाइप का मॉडल सेट वहाँ देखने को मिलेगा। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि किस टाइप से आएगा, कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ निर्देश दिया गया है जो गद्यांश पढ़कर हम लोग 1 से 4 तक के प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा पहला है, ये गद्यांश को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका उत्तर हम लोग देने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश क्या है, कोई भी गद्यांश ऐसा है बच्चों कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से एक भी मार्क्स कटने का चांस नहीं रहता है। बिल्कुल इजी है, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से पढ़िएगा, सारा का सारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नववर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, यानी खुशी हो उठता है। ठीक है, इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन को देशभक्ति और गौरव की भावना से सराबोर कर देता है। यानी कि जैसे कि हमारे देश के लिए, जैसे कि भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गए, तो उन लोग के याद में हम लोग उनको उनकी देशभक्ति को याद करने के लिए हम लोग बहुत सारे मतलब त्योहार वगैरह मान लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि आगे क्या है, सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास का मतलब होता है खुशी के साथ। क्या होता है? खुशी के साथ मनाएं और उनमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो। ठीक है, लेकिन अभी के समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, चढ़ाते हैं। लेकिन सभी धर्म का त्योहार को मनाना चाहिए और सभी को एकजुटता होकर मनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन में है, गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं? तो क्या है, नववर्ष के आगमन के समय, नववर्ष के बीतने के समय, पूरे वर्ष भर फसलों की कटाई के समय। तो आपका यहाँ पे जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट कर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं? तो हम लोग क्या यानी कि कटुता के साथ मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, या और दूसरा अगला ऑप्शन जो है आगे हमारा है, कुछ और ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं पहले। पकवान के साथ मनाते हैं, नाचने गाने के साथ मनाते हैं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, यानी कि बोला जाए तो खुशी के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? यानी कि ये गद्यांश का जो है उचित शीर्षक क्या होगा? ये गद्यांश में, पूरे गद्यांश में किसको शीर्षक माना जाए, इसके बारे में ज्यादा चर्चा किया गया है। ठीक है, तो देश के त्योहार, पहला है देश के त्योहार, त्योहारों का देश, हमारे त्योहार, त्योहारों का महत्व। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्योहारों का महत्व। यहाँ बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा, त्योहारों का महत्व। नेक्स्ट क्या है? प्रफुल्लित, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा। तो प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? प्रफुल्लित मतलब क्या होता है? हम आगे भी चर्चा किए थे, क्या होता है? खुशी। और खुशी हमारा दिया फर्स्ट ऑप्शन में, तो राइट आंसर इज खुशी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्या दिया है? पद्यांश दिया है, पद दिया है, इसको पढ़कर और 5 से, इसको पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक और 5 से लेकर 8 तक प्रश्नों का उत्तर करेंगे। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बाँचते हैं, पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती, एक देश की धरती कि एक देश हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पंछी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए डाकिए, बी धरती, सी खुशबू, डी देश। तो क्या है यहाँ पे? आप लोग को हिंदी में मार्क्स लाना बिल्कुल इजी है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर लगभग यहीं पे छुपा रहता है, और इसी प्रकार से आप लोग को ये आपका 29 जनवरी को देखने को मिलेगा 2025। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, वो हो जाएगा डाकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? फूल और पत्ते, पेड़ और पौधे। और नेक्स्ट ऑप्शन अगला पेज में है, पहाड़ और पानी, पंछी और बादल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, पंछी और बादल, पंछी और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है कि जो शब्द के पहले जुड़कर, शब्द के पहले जुड़कर वो वाक्य, यानी कि वो शब्द का अर्थ बदल देता है ना, पहले आता है। ठीक है, तो सुगंध, सुगंध में क्या जुड़ा हुआ है? गंध, सॉरी यहाँ पे क्या है? गंध। और गंध में क्या जुड़ा गया है? उपसर्ग सु। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति के संवाहक, देश और महादेश, पानी और पहाड़, पेड़ और पौधे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ये पद्यांश का उचित शीर्षक, तो शीर्षक क्या है? प्रकृति का संवाहक, संवाहक। ठीक है, प्रकृति का संवाहक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण की पहचान, संख्यावाचक विशेषण की पहचान। तो यहाँ लाल टोपी जो कि यहाँ गुण को बताता है, गोल चश्मा ये भी गुण को बताता है, अच्छा आदमी यहाँ भी क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पे संख्या, जहाँ पे नंबरिंग होता है वही होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, दो बैल। ठीक है, क्योंकि यहाँ संख्या दिया हुआ है 1 2 ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? देखिए, विज्ञान, विज्ञान, अब
प्रत्यय क्या होता है कि वो शब्द के बाद में लगता है, शब्द के बाद में आकर उसका अर्थ को बदल देता है। ठीक है, तो विज्ञान और जोड़ इक, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से सरल वाक्य उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, जोर जोर से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है और चमक रही है और बिजली चमक रही है, ये तो गलत हो जाएगा। मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, ये भी गलत हो जाएगा। वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन होगा, जोर जोर से वर्षा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट करके आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई सजेशन भी होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्ता, इस वाक्य में, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, शिक्षक ने कहा है उसने खाना खा रही थी, मोहन ने बाजार गया था और सीता ने भजन गा रही थी। तो यहाँ कर्ता के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे सबसे जो सुटेबल होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 का ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से साकार का विलोम, साकार का विलोम निराकार होगा। यहाँ पे साकार का विलोम क्या होना चाहिए, निराकार। तो आपका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आगे बढ़ते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरा का सही अर्थ पहचाने। ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कड़ा प्रतिरोध करना, बी में है कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, सी में है कोई प्रतिरोध नहीं करना, डी में है थोड़ा प्रतिरोध करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईंट का जवाब क्या था, ईंट का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरा का अर्थ क्या होगा, ये कड़ा प्रतिरोध करना। ठीक है, कड़ा प्रतिरोध करना। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है। यहाँ पे क्या है, पहला क्या है आंसू, बी है प्राण, सी है दर्शन, डी है आकाश। तो यहाँ पे जो हमारा है एक वचन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। अच्छा, औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, औपचारिक में क्या होता है, हम लोग प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, जैसे सेवा में श्रीमान ऐसे करके, ठीक है, चाहे कोई और चीज के बारे में लिखते हैं। लेकिन अनौपचारिक क्या हो गया कि जैसे कि पापा के पास पैसे के लिए लिख रहे हैं, चाहे कोई कंप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं, ये सारे चले जाते हैं ये अनौपचारिक में। ठीक है, तो औपचारिक पत्र में कौन सा विकल्प नहीं आता है। तो हम लोग दिनांक तो लिखते हैं, ठीक है, दिनांक लिखते हैं, विषय लिखते हैं, पता लिखते हैं, लेकिन क्या नहीं लिखते हैं, तो अभिवादन नहीं लिखते हैं। अभिवादन किस में लिखते हैं, अनौपचारिक में। किस में लिखते हैं, अनौपचारिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निबंध लेखक के अंतिम चरण को क्या कहते हैं। निबंध लेखक के अंतिम चरण को क्या कहते हैं। जब हम लोग निबंध लिखते हैं तो सबसे अंत में क्या लिखते हैं, देखो आराम थोड़ी ना करेंगे, मध्य नहीं होगा, विस्तार नहीं, उपसंहार होता है। क्या होता है, उपसंहार। जब हम कोई निबंध लिखते हैं और उसके अंतिम छोर पे पहुंचते हैं, लास्ट पहुंचते हैं, तो उपसंहार लिखते हैं कि इसमें क्या सही क्या गलत और हमें क्या बदलाव क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं। संवाद में, ठीक है, संवाद में जो है कौन सा अंश आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ है केवल विचार, केवल नाम, केवल समय, नाम, भाषा, स्थान, गति, विधि। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे बच्चों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो संवाद जब हम लिखते हैं ना, संवाद में जो आवश्यक अंश है ये सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला
आगे पे क्या मिला है, यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग, फिर पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग पद्यांश को रीड करते हैं। 19 से लेकर 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करिए, यानी कि यहाँ से इसके लिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर चयन करना है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करने का काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, चिड़िया के माथे का रंग कैसा था, कैसा है। तो हम लोग चिड़िया के माथे का रंग अभी तुरंत यहाँ पे पढ़े कि काले माथे वाली, ठीक है, चतुर चिड़िया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, काला। ठीक है, ये आपका परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो अभी मॉडल सेट प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण, आपके फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आराम से आप लोग कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइएगा और अपना अनुभव को शेयर कीजिएगा वापिस आकर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पहुंच गए हैं। कवि ने चतुर किसे कहा है, मछली को, चिड़िया को, बादल को, किसको, ये पानी को। तो चतुर किसको बोला है, चिड़िया को बोला है। किसको बोला है, चिड़िया को बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है, दौड़ाकर, गोता लगाकर, डुबकी लगाकर, या तो फिर ये झपाटे मारकर। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, चिड़िया कैसे पकड़ती है, तो झपाटे मारकर। कैसे पकड़ती है, झपाटे मारकर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए गगन का, सॉरी नहीं, कौन नहीं होगा, गगन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा, नहीं नहीं दिया है। ये बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी नहीं दे देता है और लोग सही यानी कि हाई वाला में मार के आंसर चले आते हैं। तो आकाश भी पर्यायवाची है किसका, गगन का, और नभ भी है, आसमान भी है, लेकिन वसुधा, वसुधा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये धरती का है। किसका है, धरती का है, पृथ्वी का है, धरती का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे क्या दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 आपका क्या है, 23 साखियां एवं शब्द, साखियां एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उसके तत्सम, तत्सम, ठीक है, और संस्कृत का ही जो एक दूसरा रूप होता है वही क्या होता है, तत्सम, यानी कि डबल रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या है यहाँ, ये तो कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखिए अनंत मतलब अनंत होता है, ठीक है, निरपेक्ष मतलब निष्पक्ष होता है, ये भी सही है, और दोनों का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन यहाँ तक क्या बोला है, इनमें से गलत विकल्प का चयन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सही से लास्ट तक क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। आप लोग जब तक क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करेंगे तब तक आप लोग का आंसर सही से नहीं आने वाला है। देखिए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पखा पखी, और इसका दिया है पशु पक्षी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका सही अर्थ पखा पखी का पक्ष विपक्ष क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पक्ष विपक्ष, क्या हो जाएगा, पक्ष विपक्ष हो जाएगा, पक्ष विपक्ष। ठीक है, तो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर उसका आंसर कीजिएगा, नहीं तो गलत करके आइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, वाक, वाक पाठ के आधार पर, वाक पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, भवसागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती। ठीक है, और यहाँ पे बी है, भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कवित्री उतराई के रूप में रुपये देना चाहती है। कवित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है। तो यहाँ आपका 24 का जो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा कि भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कौन सा मार्ग,
मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैदी और कोकिला। देखिए एक चैप्टर का नाम यहाँ पे दिया कैदी और कोकिला है, कैदी और कोकिला, ठीक है। तो कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया है, ठीक है। कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? श्री कृष्ण की ओर, बी में क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, कैदी की ओर, कोयल की ओर। तो यहाँ आपका जो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर। मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? युवक का, युवती का, पाहुन का, नदी का। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है? युवती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे दिया है चैप्टर के अंदर यानी कि पार्ट से दिया है गद्यांश, इसको हम लोग आराम से बारीकी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसका 1 बाय 1 आंसर करेंगे। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, जितने चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। देखते होंगे ये सबसे जो मतलब जानवर में से जो सबसे बुद्धिहीन जानवर जो बोला जाता है वो गधा को बोला जाता है। ये हम लोग दो बैलों की कथा में पढ़े हैं, ठीक है। अब इसको मारो पीटो सूखा भूखा कुछ भी दो, लेकिन ये किसी पे कोई नाराज कभी असंतोष नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल जो मिला वो खा लेता है, ठीक है। आगे क्या है? बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल का मतलब होता है जुगाली करना। कुलेल का मतलब क्या होता है? जुगाली करना। देखते होंगे कि कभी जानवर बैठे होंगे तो अपने आप पागुर करने लगते हैं, ठीक है, मुंह चलाने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुलेल। क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में? कुलेल कर लेता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि, सुख दुख हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। देखिए इसका मतलब ये है कि वो सीधा है, वो किसी को बोलते नहीं है, तो उसे लोग क्या समझते हैं कि वो बेवकूफ है, वो समझता नहीं है। लेकिन एक साधु संत के पास, एक ऋषि मुनि के पास जितना सहनशीलता होती है उतना सहनशीलता एक गधे में होती है, जो कि बहुत है मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग बेवकूफ समझते हैं और वो बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें सहनशीलता यानी कि सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है कि गधा कैसा प्राणी है? हिंसक, सहनशील, उदंड, क्रोधी। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि गधा कैसा प्राणी है? तो सहनशील प्राणी है। कैसा प्राणी है? सहनशील, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 में पहुंच गए हैं। गधे में ऋषि मुनियों को कौन सा गुण पाया जाता है? गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? अभी हम लोग थोड़ा ऊपर पढ़े थे कि सुख दुख में समान भाव से रहने का, योग साधना का, परोपकार का, विधता का। तो यहाँ 28 नंबर के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुख दुख में समान भाव से रहने का। उन लोग के साथ, तो उन लोग को जैसा भी दो, कैसा भी खाने दो, काम कराओ, जो करो कुछ भी, ना कभी वो उन लोग नाराज होते हैं ना कभी कुछ होते हैं। एक जैसा उन लोग का भाव हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि गधे को आदमी क्या समझता है? गधे को आदमी क्या समझता है? ए होशियार, बी बेवकूफ, सी लाचार, डी कमजोर। तो गधे को लोग क्या समझते हैं? गधे को लोग समझते हैं कि वो बेवकूफ है। क्या है? बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वो बेवकूफ रियल में होते नहीं है। उनमें सहनशील की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो कभी नाराजगी नहीं दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पहुंच चुके हैं। गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा। गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा। ये ऑप्शन नंबर ये क्या है? दुख, बी क्या है? खुशी, सी क्या है? दुख,
डी क्या है, गुनी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि विषाद, विषाद का मतलब क्या होता है, विषाद का अर्थ होता है यहाँ पे क्या होता है, दुख होता है। विषाद का अर्थ क्या होता है, दुख। दुख आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि लहासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री, मतलब उनके साथ में, उनके जो साथ में सहयोगी थे, उसका जो नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, सुमति। उसका नाम क्या था, सुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब बहुत कम समय लगेगा, क्वेश्चन अब लास्ट की ओर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की, सॉरी एक सेकेंड, सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो पंजाब में, हरियाणा में, केरल में या झारखंड में। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई। तो जनरल आउटरम, अभी सर थॉमस है, लॉर्ड मिंटो, जेम्स फिलिप। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सेनापति जो देवी मैना पे सहानुभूति दिखलाए थे, वो कौन दिखलाए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, सर थॉमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के, मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माताजी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला ऑप्शन क्या है, रामायण, बी क्या है, महाभारत, सी क्या है, पंचतंत्र, डी क्या है, गीता। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंचतंत्र। क्या दी थी, पंचतंत्र पढ़ना सिखाई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो हम लोग ये प्रेमचंद के फटे जूते में पढ़े हैं कि जूता हमेशा कीमती होता है लेकिन उसका स्थान कहाँ है, पैर में, जबकि टोपी का कीमत उससे बहुत कई गुना कम होता है लेकिन उसका जो स्थान है वो सर पे है, इसलिए ये बात को वहीं से लिया गया है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रेमचंद के फटे जूते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी, लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह की है। तो ऑप्शन नंबर ए वकील, बी डॉक्टर, सी आजादी का सिपाही, सॉरी डी शिक्षक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आजादी का सिपाही। तो अब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है फणीश्वरनाथ रेणु, मृदुला गर्ग, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग कन्या का नाम क्या है। तो इसमें जो कन्या है, विवाह योग कन्या है, उसका नाम क्या है, उमा है। क्या है, उमा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर उमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 39, निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है, विस्थापन का दर्द है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, बी मेरे संग की औरतें, माटी वाली, और किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा माटी वाली। क्या हो जाएगा, माटी वाली। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है आपका, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए टिहरी, बी कोलकाता, सी हरिद्वार, डी पटना। तो यहाँ पे माटी वाली पाठ में टिहरी शहर का वर्णन है। अब ये कमेंट करके बताइएगा टिहरी शहर कहाँ स्थित है। ठीक है, किस स्टेट में है वो बताइएगा हमें।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए मैं इतना समय देकर आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को हमें मोटिवेट करना बनता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है? अपने दोस्तों के पास क्या करना है, शेयर करना है और ये वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है? तो आप लोग को जो मन में आया वो कीजिए, जो दिल करता है वही कीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और टॉपर बन सके। तो धन्यवाद।